नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड मीडिया पे। आज हम बात करेंगे निजीकरण पे। मैं बार बार एक ही बात को कहता हूं कि कोरोना काल में आप यह मत सोचिए कि कितने बीमार हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इस डाटा को देखने की बजाय आप ये देखें कि विश्व में विभिन्न सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों की दिशा क्या इशारा कर रही हैं। यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है, यह सीधा साधा सच है कि इन कृषि अध्यादेशों को अगर कानून को कोरोना काल की बजाय किसी और समय में लागू किया गया होता तो क्या एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन आज आप ही बताइए, क्या आप किसी व्यापक आंदोलन की संभावना देख रहे हैं? सब संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है। अब भारत की कृषि पर कब्जा किन मल्टीनेशनल कंपनियों का होने जा रहा है, उनके नाम नोट कर लीजिए। ये हैं रिलायंस, कारगिल ग्लोबल, ग्रीन रिलीज, आईटीसी, गोदरेज, मोरको पोलो, मेट्रो, अडानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों की ही कंपनी हमारे पूरे कृषि विभाग में कब्जा कर लेंगी। यह कंपनियां मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में बहुत एक्सपर्ट हैं। पहला तो तकनीकी का प्रयोग करना और दूसरा है बीज पर नियंत्रण। इस तरह की कंपनियां अपने पेटेंट बीज के लिए सुरक्षित बाजार चाहती हैं और यह मौका मोदी सरकार ने उनको उपलब्ध करा दिया है। दरअसल इन अध्यादेशों के जरिए गुलामी की एक नई इबादत लिखी जा रही है, लेकिन जनता जब तक इसे समझेगी बहुत देर हो जाएगी। जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं उन्हें निजीकरण अच्छा लग रहा है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी निजीकरण अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सत्य है कि निजीकरण एक दिन हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इससे सरकार और सरकारी नौकरियों की अहमियत खत्म हो जाएगी। यदि निजीकरण इतना अच्छा ही होता तो सरकारी बैंकों से ज़्यादा प्राइवेट बैंकों में भीड़ होती। अगर निजीकरण इतना ही अच्छा होता तो सरकारी रोडवेज बस से ज़्यादा लोग प्राइवेट बसों में सफ़र करते। यदि निजीकरण इतना ही अच्छा होता तो सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा भीड़ प्राइवेट अस्पतालों में होती। यदि निजीकरण अच्छा होता तो लाखों स्टूडेंट सरकारी कॉलेज की तैयारी ना करके सीधे प्राइवेट कॉलेजों में हिस्सा लेते, एडमिशन लेते। यदि निजीकरण इतना ही अच्छा होता तो लोग सरकारी जॉब छोड़कर प्राइवेट जॉब की ओर क्यों ना जाते। यदि निजीकरण अच्छा होता तो जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट प्राइवेट कॉलेजों और प्राइवेट स्कूलों से अच्छा नहीं होता। निजीकरण के बाद क्या प्राइवेट कंपनियां अपने किसी कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ाएंगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी वेतन सहित मेडिकल लीव देगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी हर साल वेतन वृद्धि करेगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों को आपदा के समय वेतन देगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने मृतक कर्मचारियों के आश्रित को जॉब पर रखेगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी घाटों में जाने पर अपना व्यवसाय जारी रखेगी? ये सारे सवाल मेरे मन में हैं और आप सभी सोचिए इन सभी सवालों के बीच में क्या ये सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं? अगर निजीकरण अच्छा है तो फिर इन सवालों के जवाब दीजिए। ये निजीकरण नहीं है, देश को गुलामी की ओर ढकेलना है। आज बड़े बड़े भारतीय पूंजीपति देश के संसाधन खरीद सकते हैं और हम उद्योगपतियों के कर्मचारी या अधीन होने लगे हैं। लेकिन यदि ये संसाधन और घाटे में गए तो क्या विदेशियों को बेचने के लिए ये लोग स्वतंत्र नहीं होंगे? और स्वतंत्र होंगे तो वो बेचेंगे भी। आज भी आपको आधुनिकता से के सपने दिखाकर आपके पुरखों द्वारा, नेताओं द्वारा बनाई गई देश की संपत्ति, सरकारी कंपनियां को एक एक करके बेचा जा रहा है और आपको झूठे सपने और लालच भरे जुमलों में घुमाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। कभी विश्व गुरु बनने के तो कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जैसे समझ नहीं आ रहा है। कहीं उसी परिवार की तरह हम लोग भी तो सब कुछ खोने के बाद ना समझ में आएंगे। देश जब आजाद हुआ था तब देश के पास बड़ी मुश्किल से रोटी खाने को मिलती थी। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ हासिल किया और बनाया। बाद में एक व्यक्ति आकर कहता है कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े जुमले बोलता है, सब मान भी लेते हैं, जबकि उस व्यक्ति की सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति 70 वर्षों में तैयार संसाधनों को बेचकर अपनी सरकार का खर्च चला रहा है। सपने की चाह में किसी कर्महीन व्यक्ति के बहकावे में आकर अपनी अंचल संपत्ति ना बेचें, ना बेचने दें।
क्योंकि जो व्यक्ति संपत्ति बेचकर अपना खर्चा चलाता है और उसे बड़ी कठिनाइयों और दिक्कतों नहीं होती हैं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निजीकरण का विरोध करिए या ना करिए, लेकिन देश के पास ना तो संसाधन बचेंगे और ना ही संपत्ति, ना ही सरकारी नौकरियों का महत्व बचेगा। इस महामारी के दौरान कई निजी संस्थान आगे नहीं आया। प्राइवेट कंपनियों ने पहले सैलरी काट दी, फिर सैलरी ना दी, फिर नौकरी से भी निकाल दिया। ऐसी मनमानी रोज सुनने और देखने को मिल रही होगी, आपके साथ भी घटित हुई होगी, जो आश्चर्यचकित की बात है। सरकारी नौकरी हमारे लिए क्यों जरूरी है? निजीकरण की तमाम बहस के बावजूद सरकारी नौकरी से मुंह हमारा क्यों नहीं हटता? वजह यह है कि सरकारी नौकरी एक तिलिस्मी चाबी की तरह है, जो नम्र वर्गीय व्यक्ति को भी समाज में वही दर्जा देता है जहां पे वो लोग पहुंचना चाहते हैं। सदियों से जो दबे कुचले वंचित गरीब रहे हैं, जिनके बाप बड़े व्यवसायी किसान प्रॉपर्टी होल्डर नहीं है, जो बेटे को बड़ी विरासत ना दे पाए, और कई बेटा डर मत, मैं हूं तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा भविष्य सिक्योर भी है। सरकारी नौकरियां उन लोगों की लाइफलाइन और जीवन को बेहतर बनाने का मौका होता है जो जानती हैं कि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकें, 4 दुकानें किराए पर लगा के बिना मेहनत किए कुछ कमा सकें और इज्जत के साथ जी सकें। वो आम आदमी, ये जनता की आप अतीत और माता पिता के वो आम आदमी ये जानता है कि अपना अतीत और माता पिता को बदल नहीं सकता, पर उसकी मेहनत और सरकारी नौकरी उसकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए वो होड़ परिश्रम करता है। जिस युवा दौर में उसके साथी महंगी बाइक, कार में सड़कों के चौराहे, रेस्टोरेंट पर घूम रहे होते हैं, वो तैयारियों में लगा रहता है। 600 से 1000 रुपए के कमरे में रात 2 बजे तक अपनी आंखें खराब कर रहा होता है। मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, कौन कहे सड़क के ढाबे पर खाने से पहले भी 2 बार सोचता होगा। उसके पिता कैसे ये सब मैनेज करते हैं और खर्च कैसे देते होंगे, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलता है जो बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं होती। 18 साल से 30 साल की उम्र, जो गोल्डन उम्र, बंद कमरों में किताबों पर कुर्बान हो जाती है, बिना यह सोचे कि जॉब मिली या ना मिली तो क्या करूंगा। साहब, जिंदगी के 18-20 साल सिर्फ एक उम्मीद में झोंक देना कोई मजाक नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि सब सफल होते हैं। दहाई और सैकड़ों की संख्या में सीट होती हैं और लाखों और करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। घपले, रिश्वत और कोर्ट का रिस्क भी होता है, फिर भी वह लड़ता है और सिर्फ एक उम्मीद पर ही जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए सरकारी नौकरी वालों को दी जाने वाली सैलरी उनके 15-20 साल के तप का फल होती है। उनकी जॉब उनके सामान्य क्लास में घुसने का रास्ता होती है, क्योंकि जब जॉब मिलेगी तो वो दोस्त जो ना तो उनसे कभी नजरें मिलाते थे और ना उनसे बोलते थे, वो आज गर्व से कहते हैं ये मेरा दोस्त है, IAS है, PCS है या सरकारी अफसर बन गया है। जिन घरों की दहलीज पर घुसने में लोग संकोच करते थे, वह वहां उन घरों में लोग शादी के रिश्ते लेके आने लगते हैं और एक इनकी जिंदगी बदल जाती। जिन्होंने कभी अपने पिता से भी कहकर खुलकर बात नहीं की होगी, वो कहने लगते हैं। जिन घरों में खाने को ठीक से अनाज भी नहीं होता था, वो भी एयरपोर्ट की चाय पीने लगते हैं और घूमने जाने लगते हैं। साहब, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता है। उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 100 रास्ते वो खुद खुल जाते हैं या सरकार जुगाड़ बना देती है। पर गरीब का क्या है? वो तो ले देकर सरकारी नौकरी को ही अपना सबसे बड़ी सीढ़ी मानता है। निजीकरण अच्छा होता या हो सकता है, पर क्या वो गरीब को ये सम्मान दिला पाएगा? क्या निजीकरण के बाद एक गरीब का बच्चा महंगे कॉलेज में पढ़ाई कर पाएगा? अगर नहीं तो सरकारी संस्थानों के निजीकरण को रोकिए। इसीलिए नहीं क्योंकि वह गरीब है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप मिडिल क्लास हैं और ये निजीकरण एक ऐसे व्यवस्था बनाने जा रहा है जो अमीर को और ताकतवर और अमीर बनाएगी और बाकी गरीबों को और गरीब और कमजोर बनाएगी। भरोसा ना हो तो प्राइवेट कॉलेज की फीस पता कर लीजिए और अपनी जेब टटोल कर देखिए कि बच्चों को एडमिशन दिला पाएंगे या नहीं।
अगर नहीं दिला पाएंगे तो फिर सोचिए कि आप उस सोसाइटी में कहां स्टैंड करते हैं और उन लोग आपकी क्या वैल्यू है, आपके पास कितनी संपत्ति है जो आने वाले भविष्य में कितनी बचेगी। जवाब दीजिए और सोचिए कि हमारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आप सोच सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।